कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। फिर से एक बार आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास लेकर हम आ चुके हैं। बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस हैं। हमारा टॉपिक आप सभी को पता है, बायोलॉजी का हमारा टॉपिक है, जीव विज्ञान का। और यहाँ पर आपका जो हमारा आज का जो यूनिट है वो है पौधों में खनिज पोषण का। हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर, जहां पर हमने छोड़ा था लास्ट क्लास को। और क्वेश्चंस आज के हिंदी के हैं। आपको हम अल्टरनेट इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। सो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें आप क्लास कर सकते हो, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधे द्वारा खनिज अवशोषित होते हैं। तो पौधे के द्वारा खनिज किस रूप में अवशोषित होते हैं यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर कोलाइडी रूप में, आयनिक रूप में, अवक्षेपित रूप में, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है और आंसर भी सिंपल सही है। चलिए फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं पीएमटी सीपीएमटी में ये सारे के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो पौधे के द्वारा खनिज आयनिक रूप में अवशोषित होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आयनिक रूप में अवशोषित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सभी का हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व वर्ग पौधे के बढ़ने में काम आता है। ऑप्शंस देखिए, आपको चारों ऑप्शंस में तीन तीन का ग्रुप दिया हुआ है पोषक तत्वों का। कौन सा इनमें से पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑप्शंस में देखिए, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सोडियम, निकल, क्लोरीन, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक। चलिए बताइएगा इनमें से कौन से पोषक तत्वों का वर्ग पौधे के बढ़ने मतलब पौधे की वृद्धि के लिए काम आता है या आवश्यक है। पौधों में खनिज पोषण का हमारा टॉपिक चल रहा है और यहां पर सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज, कॉपर और कैल्शियम। ये तीनों पोषक तत्व जो है वो पौधे के वृद्धि के लिए काम आते हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक सामान्य पौधे की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व वर्ग आवश्यक नहीं है। चलिए जस्ट उसका अपोजिट। अपोजिट वाला यहां पर देखते हैं क्या है ऑप्शन। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, मैग्नीज, लेड, निकल, आयोडीन तथा सोडियम। मैग्नीशियम, फेरस तथा सोडियम, इनमें से कौन सा पोषक तत्व का वर्ग या ग्रुप जो है वो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जो है पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोपोनिक्स एक विधि है। हाइड्रोपोनिक्स सुना होगा आप लोगों ने, तो जानते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। मृदा विकास के अध्ययन की, मृदा सुरक्षा के अध्ययन की, तरल संवर्धन माध्यम में वृद्धि की, प्रयोगशाला में वृद्धि करते पौधे की। हाइड्रोपोनिक्स क्या किस चीज की विधि है। जिनको नहीं पता है वो इसके बारे में जाकर के पढ़िएगा, सर्च कीजिएगा। जो चीजें आपको पता है अच्छी बात है, आपको पता है वो रिवाइज हो रही है, और जो नहीं पता है वो आप नया सीख रहे हो तो उनको आप कॉपी में नोट कर लो ताकि आप बाद में उसको रिवाइज कर सको। चलिए, हाइड्रोपोनिक्स एक विधि है तरल संवर्धन माध्यम में वृद्धि की, नोट कर लीजिएगा।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किस एक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है? समझिए क्वेश्चन को। ऑप्शन है मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किस तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है? चलिए, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी दोनों के लिए यहां पर फ्रेश क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। आप एक भी क्लास को मिस मत करिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स जितना हो सके। सो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। मोलिब्डेनम। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोलिब्डेनम। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दलहनी पादप सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन स्थिर करने में सक्षम होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हटाने का कार्य करता है तथा गुलाबी रंग का होता है। ग्रंथिकाएं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के स्थल की भांति कार्य करती हैं। नाइट्रोजिनेस एंजाइम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को NH3 में परिवर्तन को प्रेरित करता है। नाइट्रोजिनेस ऑक्सीजन के प्रति उदासीन होता है। चलिए, भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हार्ड नहीं है। बड़ा है लेकिन उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। मैं हमेशा कहती हूं क्वेश्चन अगर बड़े होते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनको पढ़ेंगे तो आपको वो इजी लगेगा। सो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, नाइट्रोजिनेस एंजाइम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को NH3 में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। ये जो आपका कथन है वो सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा जीवाणु NO2 को NO3 में बदलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जीवाणु NO2 को NO3 में बदलता है? चलिए, ऑप्शन है राइजोबियम रेडिसिकोला, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास रेडिसिकोला। में से कौन सा जीवाणु NO2 को NO3 में बदलता है? और राइट आंसर आई होप सभी को पता होगा, नाइट्रोबैक्टर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे बिल्कुल। सो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपका स्पीड बढ़ेगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपका टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु किस प्रकार योगदान देते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं, ये नाइट्रोजन को वापस वायुमंडल में पहुंचा देते हैं, ये अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं, ये मिट्टी से नाइट्रेट निकाल देते हैं। कौन सी क्रिया होती है नाइट्रोजन चक्र में? एक नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उनका योगदान क्या होता है, भूमिका क्या होती है?
नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला टॉपिक आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे, कॉलेज में भी अगर आपने बायो लिया होगा तो पढ़ा हुआ होगा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में करते क्या है ये जीवाणु, ये नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हमारा 18। पादप राख किसका सूचक होता है? ऑप्शन है पादपों के कार्बनिक पदार्थ का, अवशिष्ट उत्पादों का, पादपों द्वारा अवशोषित खनिज लवणों का, इनमें से कोई नहीं। पादप राख किसका सूचक होता है? आप देख सकते हैं सीपीएमटी एम्स के एग्जाम्स में भी आया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पादप राख जो है वो पादपों द्वारा अवशोषित खनिज लवणों का सूचक होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा हार्ड लगा होगा आप लोगों को। ऑप्शन सी होगा, पादपों द्वारा अवशोषित खनिज लवणों का सूचक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा दीर्घ मात्रिक तत्व नहीं है? ऑप्शंस जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। सिंपल छोटा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दीर्घ मात्रिक तत्व नहीं है? अब दीर्घ मात्रिक तत्व होते क्या है ये भी आप लोग को पता होनी चाहिए। ऐसे तत्व जिनकी मात्रा पौधों के लिए अधिक आवश्यक है, मतलब पौधों के वृद्धि के लिए जिनकी अधिक आवश्यकता होती है, वो दीर्घ मात्रिक तत्व कहलाते हैं। सो 19 जिंक। जिंक जो है वो दीर्घ मात्रिक तत्व नहीं है, बाकी सभी है, जिंक नहीं है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व होते हैं। चलिए, थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है, ऑप्शंस देखेंगे। मृदा से अवशोषित, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत निर्मित, एंजाइमों द्वारा उत्पन्न, वृद्धि हार्मोन द्वारा उत्पन्न। चलिए आंसर कीजिएगा। आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व होते हैं, कौन से होते हैं? मृदा से अवशोषित, जिन्हें पादप मृदा से मतलब मिट्टी से अवशोषित करते हैं, वे आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व के संरक्षण में सहायक होता है? इनमें से कौन पोषक तत्व के संरक्षण में सहायक होता है? ऑप्शन है खनिजीकरण, ब्लीचिंग, निश्चलीकरण, नाइट्रीकरण। और ये क्वेश्चन भी आपका पीएमटी में पूछा गया है। आंसर सभी क्वेश्चन का कीजिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। अभी हमने स्टार्ट किया है आपका सीरीज, धीरे धीरे जब हम और भी क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहना है। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व के संरक्षण में सहायक होता है? निश्चलीकरण, नोट कर लीजिएगा, निश्चलीकरण। और मुझे लगता है किसी को इसका आंसर पता नहीं था, शायद अगर पता था तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 22। पादप का अनावश्यक तत्व होता है। अनावश्यक मतलब जो आवश्यक नहीं है उतना ज्यादा। ऑप्शन है बेरियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और किसी को क्लास में बोर तो नहीं लग रहा है ना? अगर बोर हो रहे हैं तो आप इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, क्योंकि देखिए टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर लगेगा
कि क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है या फिर बोर लग रहा है, बट पढ़ना तो है जरूरी, तो अपना कंसंट्रेशन बनाइए, थोड़ा फोकस कीजिए। बिना हार्ड वर्क के कोई भी चीज हासिल नहीं होती है। चलिए, तो पादप का अनावश्यक तत्व होता है बेरियम। सिंपल सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट, बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ना मतलब बहुत सिंपल लगते हैं बट हम भूल जाते हैं, इसे नोट करना जरूरी है, नोट कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, पौधे में हरिमहीनता होती है निम्न के कारण से। ऑप्शन है भूमि से पीले वर्णक के अवशोषण, उच्च सूर्य प्रकाशीय प्रखरता, भूमि में मैग्नीशियम तथा लौह की अल्पता, अल्प सूर्य प्रकाशीय प्रखरता। किसी पौधे में हरिमहीनता का क्या कारण हो सकता है? चलिए, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका भूमि में मैग्नीशियम तथा लौह की अल्पता। जब मिट्टी में मैग्नीशियम और लौह तत्वों की अल्पता हो जाती है, कमी हो जाती है, तब पौधे में हरिमहीनता दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 24। मैग्नीशियम अथवा लौह की पौधों को आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है पर्णहरित संश्लेषण के लिए, उच्च स्थानांतरण के ऊर्जा स्थानांतरण के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के स्थानांतरण के लिए, रंध्रों के खुलने के लिए। तो एक पौधे को मैग्नीशियम और लौह तत्व की आवश्यकता क्यों होती है? क्या काम है इन दोनों तत्वों का? बहुत सिंपल सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पर्णहरित संश्लेषण के लिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की कमी से पौधे में एक सामान्य लक्षण उत्पन्न होता है जो है। अब कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, ऑप्शंस देखेंगे। पर्ण शीर्ष का अंकुश के रूप में मुड़ना, एंथोसाइनिन वर्णक का प्रचुरता में निर्माण, पत्तियों पर गहरे मृत क्षेत्रों का दिखाई देना, तनों में संवहन तंत्र का दुर्बल विकास। चलिए फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा। इन तत्वों की कमी से पौधे में एक सामान्य लक्षण उत्पन्न होता है, तो वो लक्षण क्या होगा? सो आई होप सभी ने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर किया होगा। आप कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं मुझे। सो पत्तियों पर गहरे मृत क्षेत्रों का दिखाई देना ही एक सामान्य लक्षण है जब फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की कमी हो जाती है किसी पौधे में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? डाईबैक। ऑप्शन है जिंक की कमी से, कॉपर की कमी से, मैग्नीज की कमी से या लौह की कमी से। प्लांट डिजीज या पादप रोग, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो प्लांट डिजीज, पादप रोग वाला टॉपिक का बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको अभी तक नहीं पता था वो नोट कर लेंगे। कॉपर की कमी से होता है ये डाईबैक रोग नींबू में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आप सभी के सामने। कीटभक्षी पौधे प्रायः उस भूमि में उगते हैं जिसमें कमी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने बिना ऑप्शन पढ़े ही बता सकती हूं मैम। ऑप्शंस देखिए, जल की, नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, कैल्शियम की। कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं? जो कीटों का भक्षण करते हैं, सिंपल सी बात है। तो किस प्रकार की भूमि में उगते हैं ऐसे पौधे? ऑब्वियसली बात है, जिस तत्व की उनके शरीर में, उस पौधे में कमी होगी,
वैसे ही मिट्टी में उगते होंगे। तो कीट भक्षी प्रायः ऐसे भूमि में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ही वो कीटों का भक्षण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28। भूमि में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस आयनों के संभावित स्रोत सामान्यतः कम हो जाते हैं क्योंकि ये प्रायः मिलते हैं। ऑप्शन है धन आवेशित आयनों के रूप में, ऋण आवेशित आयनों के रूप में, ऋण तथा धन आवेशित आयनों के एक विअनुपातिक मिश्रण के रूप में, बिना आवेश वाले कणों के रूप में। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। किस रूप में रहते हैं ये? क्योंकि ये प्रायः मिलते हैं बिना आवेश वाले कणों के रूप में, ठीक है, इसलिए इनके स्रोत सामान्यतः कम हो जाते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेंगे डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा एक दीर्घ पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन है मैग्नीज, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक। चलिए पौधों में खनिज पोषण के बहुत ही सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर आज कर लिए हैं और जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी हम कर लेंगे आगे। सो आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मैग्नीज जो है वो एक दीर्घ पोषक तत्व नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा अकार्बनिक पोषक पदार्थ है? अकार्बनिक पोषक पदार्थ पूछा गया है, शब्दों पर ध्यान देंगे। ऑप्शन है प्रोटीन, कैल्शियम, सेलुलोज, विटामिन। अकार्बनिक होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन आपका। सो यहां पर केवल एक ही है जो अकार्बनिक है, वो है आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम आपका अकार्बनिक पोषक पदार्थ है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 31। अगेन आपका एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। पत्तियों में हरिमहीनता या क्लोरोसिस के लक्षणों से एक विद्यार्थी ने निष्कर्ष निकाला कि यह नाइट्रोजन की कमी का कारण था। यह निष्कर्ष केवल तभी सही हो सकता है जब हम माने कि पत्तियों का पीलापन सर्वप्रथम दिखाई दिया। तो पत्तियों का पीलापन सर्वप्रथम किन पत्तियों में दिखाई देगा? ऑप्शन है युवा पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में, शिशु पत्तियों द्वारा अनुसरित परिपक्व पत्तियों में, परिपक्व पत्तियों द्वारा अनुसरित शिशु पत्तियों में। समझना है क्वेश्चन को, समझिएगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। चलिए सो यहां पर आंसर देखिए क्या होगा। शिशु पत्तियों द्वारा अनुसरित परिपक्व पत्तियों में पीलापन सर्वप्रथम दिखाई देगा, तभी यह कथन सही हो सकता है, यह निष्कर्ष सही हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। निम्नलिखित में से किस पुष्पी पौधे की मूल ग्रंथियों में तंतुकी नाइट्रोजन स्त्रीकारी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं? ऑप्शंस है कैजुराइना इक्विसिटिफोलिया, क्रोटेलेरिया जंसिया, साइकस रिवोल्यूटा, साइसर एरिटिनम। देख रहे हैं इसके नाम कितने डिफिकल्ट हैं। तो डिफिकल्ट नाम है तो आपको इनको रटना जरूरी है, या फिर आप किसी ट्रिक के थ्रू भी इनको याद कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ट्रिकी नेम्स है जो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स, बार बार मैं रिपीट कर रही हूं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इनमें से किस पुष्पीय पौधे की मूल ग्रंथिकाओं में तंतुकी नाइट्रोजन स्त्रीकारी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं? तो कैजुराइना इक्विसिटिफोलिया में पाए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा नाम।
सबसे बड़ा नाम है यहाँ पर, कैजुराइना एक्विसिटिफोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा तत्व पर्णहरित अणु का घटक है? लौह, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज। चलिए, इनमें से कौन सा तत्व पर्णहरित अणु का घटक है? The right answer is magnesium. Option B, magnesium. क्वेश्चन नंबर 34, वह कौन सा आवश्यक तत्व है जो किसी एंजाइम के निर्माण में भाग नहीं लेता परंतु कई एंजाइमों की क्रियाशीलता प्रेरित करता है? इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। ऑप्शन है जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम। कौन सा आवश्यक तत्व है जो किसी एंजाइम के निर्माण में तो भाग नहीं लेता परंतु कई एंजाइम की क्रियाशीलता एक्टिविटी को प्रेरित करता है, कैटलिस्ट करता है? सो यहां पर देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम। ऑप्शन डी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बाहर से भीतर की ओर झिल्ली के माध्यम से सक्रिय संवहन के लिए आवश्यक है? CAMP, एसिटिल कोलिन, ATP, फ्लोरोग्लूसिनॉल। बाहर से भीतर की ओर झिल्ली के माध्यम से सक्रिय परिवहन के लिए क्या आवश्यक है? तो यहां पर एटीपी की आवश्यकता होती है क्योंकि एटीपी से हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36 नंबर क्वेश्चन, मोलिब्डेनम का महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन है पुष्प वृद्धि, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, गुणसूत्र संघनन, कार्बन स्थिरीकरण। आंसर करेंगे। और अभी आपका क्लास का एक ही लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, सो आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा एंड मुझे बताएंगे आपका फीडबैक कैसा लगा आपको क्लास। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैंने क्लास आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। सो आप लोग को जिस भी माध्यम में आपको, जिस भी मीडियम में आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए। और दोनों ही आपको एक ही सीरीज में मिल रहे हैं अल्टरनेट पर। तो मोलिब्डेनम का एक महत्वपूर्ण योगदान है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नोट कर लीजिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है आपका 37, आज का लास्ट क्वेश्चन, कार्बनिक भोजन अथवा विलेय के स्थानांतरण की दिशा होती है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, अरीय, ये सभी। कार्बनिक भोजन अथवा विलेय के स्थानांतरण की दिशा क्या होती है? सो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, अरीय, ये सभी दिशाएं हो सकती है। ठीक है, यह सभी हो सकती है। सो ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। चलिए, तो सेशन आज का यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा और थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए। ठीक है, एनवीएस केवीएस के फॉर्म फिलअप करने की डेट भी जल्द ही आपकी आ जाएगी, तो उससे पहले आपको तैयारी करनी है, बहुत सारा पढ़ना है, आपको सिलेबस कवर करना है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।